नमस्कार दोस्तों, आज मेरा जो चैप्टर है वो एग्रीकल्चर का है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हमने आपको बताया जैसे कि हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोस्तों दोनों बैच बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रखे हैं। ठीक है, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया चीजें हमारे बीच में जो भी हो रही है बहुत अच्छे से सारी चीजें चल रही हैं। ऑनलाइन बैच मैंने स्टार्ट किया है, जो कि मैंने बताया बार बार आपको कि हमारे ऑफलाइन बहुत अच्छे बैच चल रहे हैं। और ऑफलाइन अगर मैं बात करूं तो हमारे एक चैप्टर कम से कम 15 से 20 डेज तक मैं एक्सटेंड कर देता हूं, और उसमें बहुत डिटेल एनालिसिस कहते हैं। इसमें हम लोग एक शॉर्ट रिकैप करते हैं पूरे चैप्टर का, जो कि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहता है। ठीक, तो हम लोग बिना किसी देर की स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है और सारी चीजों को एक अच्छे से प्रॉपर वे में समझना अपने आप में एक बहुत ज्यादा नेसेसरी पॉइंट होता है। ठीक है, तो चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में समझाया था एग्रीकल्चर क्या है। देखिए, अगर हम इसको तोड़ देते हैं दो पार्ट में, जैसे एग्री और कल्चर। ठीक, यानी एग्री का मतलब हो जाता है एक तरीके से आपका सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है लूज करना। यानी जब हम सॉइल को लूज करते हैं तो वहां पे एक शब्द आता है एग्रीकल्चर। ठीक, तो एग्रीकल्चर इज द साइंस, ठीक है, इज द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग सॉइल। यानी सॉइल को हम किस तरीके से लूज कर रहे हैं, ग्रोइंग क्रॉप एंड रेजिंग द लाइव स्टॉक फॉर फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट। यानी एग्रीकल्चर का सीधा सा मतलब क्या है, एग्रीकल्चर एक बहुत ब्रॉड टर्म है जो अपने आप में इसको समझना होता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो जैसे कि अभी मैंने आपको एग्रीकल्चर का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझाया कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एक साइंस है और आर्ट है किस चीज की, सॉइल को लूज करने की। मेरी बात आपने देखा होगा ट्रैक्टर से हम लोग जुताई करते हैं, इससे पहले आप देखे होंगे हल से जुताई होती थी। यानी सॉइल को लूज करने का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें देखते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से? अब थोड़ा सा डिटेल हम समझेंगे एक्चुअल में हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ क्यों रहे। देखिए, भारत अगर शुरू से देखा जाए कि कृषि प्रधान देश रहा है, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, हाँ एक मिनट, हाँ अब सही रहेगा। देखो, तो मैंने आपको बताया है कि ना एग्रीकल्चर में प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग जब देश आजाद हुआ और इससे पहले भी देखोगे तो भारत में करीब 85% जो जनसंख्या है वो किसके ऊपर निर्भर थी दोस्तों, एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर थी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो अराउंड आज की डेट में भी देखा जाए करीब 50% भारत में जो लोग हैं उनको जो रोजगार मिल रहा है भैया किससे मिल रहा है, एग्रीकल्चर के मिल रहा है। ठीक, और यहाँ पे जो वर्क फोर्स है, ठीक है, वो इंगेज देखने को मिलता है एग्रीकल्चर पे। तो अराउंड 50% आपको भारत में एग्रीकल्चर में आज भी लोग इंगेज है। लेकिन ड्यूरिंग अगर देखा जाए ब्रिटिश पीरियड या उससे पहले का देखा जाए तो भारत में 85% की पॉपुलेशन किस पर इंगेज थी, एग्रीकल्चर पे। और ये भी अगर हम देखा जाए प्रेजेंट टाइम में 160 करोड़ 146 करोड़ के आसपास की भारत की पॉपुलेशन हो रही है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेके चल रही है। तो इन शॉर्टेज फूड जो है, फूड की बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज है। तो शॉर्टेज को कंप्लीट कैसे किया जाएगा, साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो है इसका भारत की जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, यानी एक साल के अंदर जो भी आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो इसके टोटल सम को दोस्तों क्या कहा जाता है, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक। तो भारत की जो जीडीपी है इसमें एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। ठीक है, मैंने यहाँ एक परसेंटेज के रूप में बताया, करीब करीब 17% भारत में जो एग्रीकल्चर है वो जीडीपी का रोल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें अगर हम बाद में आगे बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फूड सिक्योरिटी। जैसे मैंने बताया, अभी थोड़ा प्रीवियस एक बार रिकॉल कराता हूँ, मैंने आपको बताया कि भारत में एम्प्लॉयमेंट में रोल अदा करता है एग्रीकल्चर। दूसरा, जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, अगर मैं बात करता हूं फूड सिक्योरिटी, आज भारत में आप देखिए इंश्योर द सप्लाई ऑफ सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, इन सब में फूड सिक्योरिटी को लेके आप देखिए माल गोदाम, एफसीआई गोदाम का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, चीजों को आपको समझने की बात है कि आप एफसीआई गोदाम जो है उसमें सामान को कैसे स्टोर करते हो। तो अलग अलग इसी तरीके रॉ मटेरियल किसी भी आप देखोगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। आज हम लोग कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, डीजल वगैरह ये सब कहाँ से आती है, रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। इसी तरीके जब गुड्स ज्यादा हो जाता है तो हम इंटरनेशनल मार्केट में क्या करते हैं, गुड्स को बेचते हैं। जैसे आपको पता होगा भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया, इससे पहले हम क्या करते थे, विदेशों से
सामान क्या करते थे, परचेज करते थे, यानी कि इंपोर्ट करते थे। आज हमारे देश में भारत एग्रीकल्चर में क्या हो गया भैया, आत्मनिर्भर हो गया, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। और जब आत्मनिर्भर हो गया तो ये क्या कर रहा है, अब विदेशों को सामान बेच रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सटेंस होगा, ठीक है, उसके बाद इंटेंसिव होगा। अगर प्रिमिटिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिंपल टूल्स आपको देखने को मिलते हैं, स्मॉल प्लॉट्स हैं, डिपेंड ऑन मानसून के ऊपर निर्भर करते हैं। एग्जांपल मैंने मिलेट्स और बेस दे रखा है। इंटेंसिव सब्सटेंस में हाई लेबर है, ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हाई लेबर, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, हाई यील्ड्स है, यहाँ पे बेसिकली राइस और व्हीट देखने को मिलता है। ठीक, इसमें कॉमर्शियल फार्मिंग आपको देखने को मिली। कॉमर्शियल फार्मिंग में अगर देखो बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं गुड्स को बेचने के लिए, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं, फर्टिलाइजर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ फसलें खराब ना हो तो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, और इनका मेन मोटिव क्या होता है भैया, प्रॉफिट कमाना होता है। जैसे कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, इसमें लार्ज स्टेट बहुत अधिक मात्रा में लैंड का यूज किया जाता है। सिंगल क्रॉप, बहुत बड़े एरिया पे एक ही सिंगल क्रॉप बनाई जाती है, और मॉडर्न टेक्निक का यूज किया जाता है। बेसिकली टी और कॉफी इसके एग्जांपल्स आते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग में अगर हम बात कर सकते हैं क्रॉप लाइव स्टॉक टुगेदर, जिसमें व्हीट और डेयरी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसी तरीके ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाता है। ऑर्गेनिक नाम से ही पता चल रहा है भैया, ये घर में लोग कराते हैं, और घर में आप देखिए आज की डेट में लौकी हो गया, परवल हो गया, ज्यादा केमिकल्स डाल के उनको बहुत जल्दी पकाया जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता। नो केमिकल यूज, कंपोज एंड बायो फर्टिलाइजर, जैसे वेजिटेबल्स हो गया और पल्सेस हो गया। तो मैंने शॉर्ट रिकैप कराया टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बेस पे। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले फूड क्रॉप्स है, जिसके अंतर्गत राइस है, व्हीट है, मिलेट्स है और मेज है, ये आ जाती है। ठीक है, साथ ही साथ पल्सेज आ जाती है, तो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बना दिया। बेवरेज के बारे में बात करते हैं, यानी जो पीने योग्य होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, ड्रिंक के यूज में होते हैं, जैसे टी हो गया और कॉफी हो गया। ठीक, अब इसी में हम आगे बात करते हैं कैश क्रॉप के बारे में, जिसमें कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स है, ये आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एनालिसिस ध्यान रखना है कौन सी क्रॉप इसमें अंतर्गत आती है। हॉर्टिकल्चर नाम से ही फेमस है भैया, इसके अंदर फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फ्लावर्स है, ये सब आ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सीजन के बारे में, बेसिकली है ना आपको खरीफ, रबी और जायद। तो जून से सितंबर के बीच में आपको ध्यान रखना है, इसका टाइम पीरियड होता है। जून में बोया जाता है, सितंबर में काट लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें राइस, इसके अलावा मेज है, कॉटन है। रबी के बारे में बात करें, अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है, उधर मार्च से अप्रैल में काट लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है इसकी व्हीट, और बार्ले मस्टर्ड भी है। जायद होता है इन दोनों के बीच में आता है, यानी अप्रैल से जून के बीच में, जिनमें पानी ज्यादा होता है वो फ्रूट्स वगैरह आते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है। आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा भैया। ठीक, अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चर को डायरेक्टली क्या करते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट आता है नेचुरल। आपको पता है सॉइल को है ना, अगर हम देखते हैं अच्छी नहीं होगी तो एग्रीकल्चर भी हमारा अच्छा नहीं होगा। तो इसमें आप देखोगे क्लाइमेट का चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो 30 से 40 ईयर्स का एक एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसके अलावा सॉइल के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे एलुवियल हो गया, लेटराइट हो गया, रेड सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया। तो डिफरेंट सॉइल जो होती है वो अलग अलग प्रोडक्ट को यानी कि है ना एग्रीकल्चर में हेल्प करती हैं। ठीक, इसके अलावा रेनफॉल हर एक सीजन जो होता है, अभी मैंने आपको बताया, उनमें जैसे गेहूं में इतनी बारिश की जरूरत पड़ती है, राइस में ना इतने की पड़ती है। ठीक है, तो अलग अलग आपको ध्यान रखना है, अलग अलग बेस पे रेनफॉल की नीड होती है कि किस बेस पे एग्रीकल्चर में किस चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, साथ ही सॉइल में न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा इकोनॉमी के बेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट हम लोग एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मार्केट में उसकी डिमांड क्या है। जैसे छोटा एग्जांपल है, प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होगे ये हमारा अगस्त चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे राइस की आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड होगी। अक्टूबर से नवंबर के बेस में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे अगर हम बात करते हैं तो वहां पे व्हीट की डिमांड, तो सीजन के हिसाब से इनकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती घटती रहती है। तो मार्केट डिमांड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही साथ जिस सीजन में जो चीज आता है उसका प्राइस क्या होता है, डाउन हो जाता है। सीजन के आउट में जाएंगे तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा इरिगेशन हो गया, फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी देखने को मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म है जो आपको क्लियर होने चाहिए जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है एग्रीकल्चर पे, जैसे ना मैकेनाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर, HIV वीड्स, आपको मैंने अभी बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, भारत इसमें क्या हुआ था, आत्मनिर्भर बन गया था। ठीक है,
एक मिनट वीडियो को पॉज करिएगा और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर के लिए 1960s के दशक में आया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बेसिकली देखा जाए एक्चुअल में 1967 के आसपास आया था। HYV सीड्स क्या होता है? हाई यील्ड वैरायटी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छी किस्म के ना बीज का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक मात्रा में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि आपका पंजाब, वेस्टर्न यूपी के आसपास का क्षेत्र देखने को मिला था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत में एग्रीकल्चर जो होती है, लोगों के पास बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग है, बहुत कम मात्रा में जमीन है, जिसके वजह से यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलती है, वो प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं। ठीक, इसके अलावा डिपेंडेंस ऑन मानसून, वाटर की अच्छी सुविधा न होने के कारण आप वो किसके ऊपर निर्भर है, मानसून के ऊपर निर्भर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, लो प्रोडक्टिविटी होता है क्योंकि इनएडिकेट इरिगेशन देखने को मिलता है। इरिगेशन का मतलब है प्रॉपर है ना खेत सिंचाई नहीं कर पाते, जिसकी दिक्कत होने लगती है। यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्निक, पुरानी टेक्निक का आज भी इस्तेमाल हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन आज की डेट में क्या ट्रैक्टर आ गए, थ्रेशर मशीन आ गई, तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि है ना वो लेटेस्ट चीजों से अपडेट नहीं है, तो इससे क्या होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं मेजर इंप्रूव एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं भैया, तो मेजर टू इंप्रूव एग्रीकल्चर में मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स आता है, जिसमें हम लोग HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि HYV सीड्स क्या होता है। HYV सीड्स के अंतर्गत हम लोग प्रोडक्शन को कई गुना क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये आपको ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मैंने अभी आपको समझाया था कि 3 स्टेट हैं जहां पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का HYV सीड्स का इंपैक्ट देखने को मिला था। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन को जब हम लोग अलग अलग लेवल पर सपोज करें, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, 3 क्रॉप है, इनको जब रोटेट करते हैं तो इनसे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम लोग क्रॉप को रोटेशन करते रहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन की पानी है ना बहने, मतलब पानी से सॉइल की जो अपर लेयर होती है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, A, B, C हॉरिजन्स होते हैं जिनमें सॉइल की फर्टिलिटी मौजूद होती है। तो सॉइल को कंजर्व कैसे करते हैं इसके बारे में बताया। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती है जो सरकार उनको क्या करती है, अवेयर करती है। जो भी आप प्रोडक्शन करोगे उस पर आपको एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा, जिसे MSP वगैरह कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें आपको एक ऐसा अमाउंट मिल जाएगा जिसमें आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें प्रधानमंत्री किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो कि बहुत फेमस है। ठीक, आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आएगा। मैं बार बार एक ही चीज आपको समझा रहा हूँ, एक शॉर्ट रिकैप दे रहा हूँ। वीडियो को आपको समझना है, चीजों को अच्छे से एनालिसिस करना, उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हाँ, मैं ये शॉर्ट रिकैप बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है सर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो मैं इस पर डिटेल भी काम कर दूंगा। ठीक, थैंक यू सो मच।